क्या आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा? ऐसे तमाम सवाल सरकारी कर्मचारियों के मन में बने हुए हैं। आपको बता दें, सरकार ने जो संसद में जवाब दिया उसके बाद सरकारी कर्मचारी कंफ्यूज्ड हैं इम्प्लीमेंटेशन डेट को लेकर, कंफ्यूजन है पेंशन भोगियों को लेकर, और ऐसा ही कंफ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है नए लेबर कोड के घोषणा के बाद भी। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हरभजन सिंह सिद्धू जी, जो कि हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सिद्धू जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत तो उसी सवाल से करूंगी जो संसद में हाल में सरकार ने जवाब दिया। अ, सरकार से दरअसल सवाल ये पूछा गया कि क्या 1 जनवरी 2026 से आप वेतन आयोग लागू करेंगे या कब से लागू ये होगा? तो इस पर सरकार का जो जवाब था, उन्होंने कहा कि अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या इसका मतलब हम ये माने कि सरकार इस मसले पर पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कह रही है और इसे गारंटी मानकर सरकारी कर्मचारियों को नहीं चलना चाहिए कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा? देखिए, हर पे कमीशन जो वेज रिवीजन करता है, अलाउंसेस रिवीजन करता है सरकारी कर्मचारियों के, वो 10 साल का होता है वेज एग्रीमेंट। और वो 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, जो 8वां वेतन आयोग है। परंतु उसके गठन बहुत डिले किया है। काफ़ी सरकारी कर्मचारियों की, उनकी यूनियनों की मांग के ऊपर उसका गठन किया गया है। अभी उसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, उसके चेयरमैन और उसके मेंबरों को भी घोषणा कर दी गई है। जो आपका सवाल है, ये बिल्कुल सही सवाल है। पूरे देश के 50 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी नीतियों को लागू करने का उनका मुख्य भूमिका रहती है, उनके अंदर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट में अभी ये कहा कि डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th पे कमीशन विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। वो उन्होंने कहा कि बाद में डिसाइड करेंगे। परंतु ये कोई डिसाइड करने वाला सरकार के हाथ में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को, सरकार को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि 10 साल इंतजार करने के बाद, महंगाई को मार को झेलते हुए, अगर 10 साल के बाद भी उसका वेतन रिवीजन जिस डेट से 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, अगर लागू नहीं करेंगी तो देश में अनरेस्ट होगा। अननेसेसरी सरकारी कर्मचारियों को इस तरीके का भयभीत करना या उसको गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे सिंपल, जो आज तक का देश की आज़ादी के बाद सरकारी कर्मचारियों का एक पे रिवीजन होता आया है, वो 10 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। उसको 1 जनवरी 2026 से लागू करें। और उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि उसका अलाउंसेस भी 1 जनवरी 2026 से मिलें, क्योंकि गवर्नमेंट घोषणा 18 महीने का टाइम दिया है। वो जाकर 27 में अपनी रिपोर्ट देगा, जून के बीच में। और रिपोर्ट देने के बाद उसको सरकार कैबिनेट में ले जाएगी, कैबिनेट से अप्रूव कराएगी और फिर उसको लागू करने की बात करेगी। वो 1 जनवरी 2026 से वेज रिवीजन भी हो और प्लस अलाउंसेस भी सारे 1 जनवरी से मिलें, जिस पर हमारे को शंका है, क्योंकि पिछले 7वें वेतन आयोग में भी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के अलाउंसेस को मतलब दबा लिया था, नहीं दिया था। तो उसका रोष, अभी पिछला रोष भी उनके पास है। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी एक नियम से बंधा हुआ है, सरकारी पॉलिसी से बंधा हुआ है। उस पॉलिसीज़ में रह के देश का निर्माण करने में लगा हुआ है। 24 घंटे देश के अंदर वो काम करता है। तो अगर उसके साथ जो भी सरकार है, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है कि उसके जो ड्यू राइट हैं, वो उसको टाइमली मिल जाएँ, उसमें बेवजह कोई आक्रोश पैदा ना हो। सिद्धू जी, आप भी क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहे हैं, रेलवे के लिए आपने काम किया है, जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, संगठन का नेतृत्व भी आप करते हैं, जब आप कर्मचारियों से घिरे होते हैं, तो क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर कन्फ्यूजन, असमंजस देखने को मिल रहा है उनके बीच? हाँ, उसमें क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ, मैं 12 में रिटायर हुआ हूँ। मुझे मालूम है, सरकार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो अपनी नीतियों को बनाने में और उसको लागू करने में कोशिश करती है। क्योंकि आपको मालूम है कि 74 की जो हड़ताल थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी, सबसे लंबी हड़ताल थी। मैं 22 साल का था, मैं उसमें विक्टिम था। मुझे अरेस्ट कर लिया था, जेल भेज दिया था, बिना इंक्वायरी नौकरी से निकाल दिया था। और सरकार जाने के बाद नई सरकार जनता पार्टी बनी थी। मैं 77 सितंबर में कोर्ट ऑफ लॉ से एक्विटल होकर वापस नौकरी में आया हूँ। तो लिहाजा सरकारी कर्मचारियों को
सरकार को नियम के तहत ही वो काम करते हैं और नियम के तहत जो उनके ड्यूज़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो सरकार को ईमानदारी से बाइज्जत देने चाहिए। अगर नहीं देंगे तो बेवजह जो सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश है, अभी भी कन्फ्यूज़न है। इसको मैं मानता हूँ कि देश की सरकार जो है इस कन्फ्यूज़न को दूर करेगी। अभी तक की जो स्टेटमेंट है वो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ नहीं लिखा है और ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत बड़ा मांग है सरकारी कर्मचारियों की और उसमें जो नया अब तीसरी एक पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाए हैं उसको लोग बाग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं और एनपीएस जो है वो अभी कन्फ्यूज़न में है। तो ओपीएस उसमें इंक्लूड होना चाहिए था और उसके अंदर इन्होंने पेंशन भोगी जो हैं उनके बारे में ऐसा कन्फ्यूज़न रखा है कि वो जो अभी तक के हमारे 50 लाख के करीब पेंशनर्स हैं उनके ऊपर इसकी रिपोर्ट और उसका रिवीजन ऑफ पेंशन और विद लिंक्ड विद द डीए होगा कि नहीं होगा उसके बारे में कन्फ्यूज़न है। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये हमने मांग भी की है प्री बजट कंसल्टेशन में वित्त मंत्री के सामने। कोई कन्फ्यूज़न रहना नहीं चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी अनड्यू डिमांड नहीं कर रहा है, ये उनकी लीगल डिमांड है और जस्टिफाइड है। इसको सरकार को ईमानदारी से जो सरकार चला रही है वो अपने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भरोसा करे और जो उनकी नीतियों को लागू कर रहा है 24 घंटे, क्योंकि मैं रेलवे कर्मचारी रहा हूँ। रेलवे कर्मचारी 25,000 ट्रेनों का संचालन रोजाना करते हैं और जिसके अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता बैठी रहती है। 10 लाख उतरता है, 10 लाख उसमें चढ़ जाता है और इतना बड़ा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट है वो 24 घंटे चलता है और उसने 24 घंटे में कोविड के अंदर दुनिया घरों में छुपी हुई थी। रेलवे कर्मचारी जो है वो देश के अंदर ट्रेनों का संचालन कर रहा था। उसका ड्राइवर की क्या ड्यूटीज़ हैं ये इनको दूर से नज़र नहीं आती हैं, परंतु वो 500-500 किलोमीटर गाड़ी बिना रोक टोक के और 300 सिग्नलों को क्रॉस करता हुआ 100 की 100 की स्पीड से फास्ट ट्रेन को चलाता है। तो उसकी कैसी लाइफ है, उसके हकों के साथ खिलवाड़ कोई करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आपने पेंशनर्स का भी ज़िक्र किया है, ये बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, वो क्या वेतन आयोग के दायरे से बाहर हो जाएँगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ कन्फ्यूज़न है, होना तो नहीं चाहिए। जो अभी तक का जो फैसला है सरकार का, वो जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनकी और उनके अलाउंसेस की और प्लस फैमिली पेंशन, जो पेंशनर मर जाता है उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलती है जब तक या उनके बेनिफिशरीज़ को मिलती हैं। इसके ऊपर सरकार ने अभी कोई पूरा स्पष्ट अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा है और हमारी मांग है कि इसको ऊपर व्यू पॉइंट रखना चाहिए। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप पे कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबरों को इस तरीके से बांध देंगे कि वो उसके बाहर ना जा पाएँ, तो वो सही मायने में ईमानदारी से सरकारियों के कर्मचारियों के साथ उनकी मांगों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो घोषणाएँ हैं, जनवरी से घोषणाओं की शुरुआत हुई, दिल्ली चुनाव उस वक़्त था, फिर बिहार चुनाव आता है तो दूसरी घोषणा होती है, टीओआर की बात जो है वो आती है, गठन होता है 8 पे कमीशन का। सब कुछ चुनावी लगता है आपको इसकी टाइमिंग? नहीं, देखिए, जो सरकार पावर में राजनीतिक पार्टी पावर में रहती है वो अपना फ़ायदा तो देखती है और वो इतना बड़ा सरकारी कर्मचारी है जो एक देश के अंदर परसेप्शन बनाता है, जो एक ट्रेंड बन जाता है देश के अंदर। तो इसलिए वो जो भी घोषणा करती है वो ये मद्देनज़र तो रखती है कि उसका बोर्ड जो है सरकारी कर्मचारियों का और उसके जो व्यूज़ हैं, उनके रिलेशन जो सारे हैं, उनका वोट जो है वो रूलिंग पार्टी को मिले ताकि उसको फ़ायदा चाहे हो उसके जाए। चक्कर में कितनी देरी हो जाए और सरकारी कर्मचारी बस देखता रह जाए कि कब जेब में पैसा आएगा। देखिए, पावर एक ऐसी चीज़ है, पावर में रहने के लिए ये सारे रणनीतियाँ बनाई जाती हैं और सरकार उस रणनीति के तहत ही काम करती है, वो भी अलग नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी-अपनी रणनीति बनाता है और सरकार इस रणनीति के तहत ही ये सारी घोषणाएँ कर रही है। क्योंकि एक टाइमलाइन चल रही है कि दिल्ली चुनाव में घोषणा होती है, फिर बिहार चुनाव, ऐसे ही आगे की भी एक टाइमलाइन चल रही है। कहा जा रहा है कि 2027 तक सिफारिशें जो हैं वो लागू रिकमेंडेशन हो सकती हैं, या अगर वो भी मिस हो जाता है तो फिर 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कब तक लागू होगा? आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा होगा तमाम जो पे कमीशन रहे उन्हें, क्या लगता है कब तक जेब में पैसा आ पाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 50 साल का, सरकार कोई ऐसी भूल नहीं करेगी कि वो अपने ही सरकारी कर्मचारी जो उनकी नीतियों को लागू करते हैं ग्राउंड लेवल पर हर डिपार्टमेंट में, और उनके साथ उनके मांगों के साथ कोई खिलवाड़ करेगी। और अगर कोई ऐसी भूल होगी
तो मेरे ख्याल से वो सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगी, देश के लिए भी ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा एक 50 लाख कर्मचारी सरकारी जो है, वो सरकार की बनाई हुई सारी नीतियाँ हर डिपार्टमेंट में ईमानदारी से लागू करता है। तो उसके साथ भी ईमानदारी से ही सरकार को बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ कोई राजनीति और कोई खेल नहीं खेलना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी तक जिस तरह की स्पीड और टाइमलाइन आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से पूरा काम चल रहा है, उस हिसाब से कब तक लग रहा है कि लोगों को फ़ायदा इसका मिलना शुरू होगा? मेरे हिसाब से 27 में उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए और 27 में ही उसको अप्रूव करना चाहिए और वो 1 जनवरी 2026 से सारे वेज रिवीजन होने चाहिए और अलाउंसेस भी जो हैं उसके साथ उनको मिलने चाहिए बढ़ के जो है। अच्छा, इस विषय पर जब भी हम बात करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर एक मुख्य चर्चा का विषय हमेशा रहता है। आपके मुताबिक जब आप अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ, संगठनों के साथ जब बैठते हैं, बैठकें करते हैं, तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या कोई मिनिमम फिटमेंट फैक्टर को लेकर सहमति बन पाती है? देखिए हर कर्मचारी और उसकी यूनियन की अपनी स्ट्रेटजी होती है और हमारा 10 साल के बाद वेतन रिवीजन होता है तो हम हमारी कोशिश रहेगी कि वो 3 टाइम इंक्रीज़ हो और 3% के करीब फिटमेंट फार्मूला लगे और उसको लगने से पहले जो हमारा डीए है, जो 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन भी है, वो अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने के बाद जो बेसिक बने उसके ऊपर ही अगली रिपोर्ट 8वें वेतन आयोग की आनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा 3%, इससे ज़्यादा के भी कई अनुमान जो हैं वो अलग-अलग लोग लगा रहे हैं। इवन 3.86 तक का अनुमान और उससे ज़्यादा का अनुमान भी कई लोगों ने लगाया। आपको लगता है ये जो 3.86 के जो अनुमान हैं, ये रियलिस्टिक हैं भी? देखिए, वो तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा ही है कि वो देश की जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको चेयरमैन ध्यान में रखती हुई अपनी रिपोर्ट देगी और मेरे हिसाब से 3% मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक रीज़नेबल है और उसको सरकार को मानना चाहिए और 3% फिट फंड फार्मूले से ही अपनी रिपोर्ट को जल्दी छाया करनी चाहिए। जी। और ये जो मिनिमम सैलरी को लेकर भी चर्चा है, कई रिपोर्ट्स में छापा गया कि मिनिमम सैलरी जो है 1 लाख पार हो जाएगी। ये भी रियलिस्टिक है या नहीं? नहीं, 1 लाख तो नहीं होगी, जो अभी 18,000 मिनिमम लोएस्ट जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, उसका ग्रेड पे 18,000 है, प्लस उसके ऊपर डीए है। डीए अभी 58% हो गया है और अगर वो 18,000 में 50% डीए मर्ज हो जाएगा, तो डेफ़िनेटली उसकी 50,000 से ऊपर जो सैलरी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेबर कोड की, जो हाल में जिसकी घोषणा हुई। सरकार तो कह रही है कि ये कर्मचारियों और मज़दूरों के हित में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये उद्योगपतियों के हित में है। क्या किन बातों का आपका विरोध है इस लेबर कोड को लेकर? इस जो वेज कोड है, इसकी कभी भी किसी भी मजदूर संगठन ने मांग नहीं की थी और ये पिछले कई सालों से लगातार जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, विदेशी कंपनियां हैं, वो इन्वेस्टमेंट से पहले सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी कि उनको फ्री हैंड चाहिए, लेबर लॉ जो है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनको राइट ऑफ हायर एंड फायर का मिलना चाहिए, जब जी चाहे जिसको नौकरी में रखें, जब जी चाहे उसको निकाल दें, कोई काम के घंटे निश्चित नहीं होने चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी मांगें बहुत सालों से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों के नुमाइंदे बोलते रहे हैं, परंतु पिछली सरकारों ने कभी हिम्मत नहीं की है कि भी वो पूंजीपतियों के आगे झुक जाएँ और कोशिश भी की थी, तो जब उन्होंने गुस्सा देखा था देश के कामगारों का, तो वो उसको लागू नहीं कर पाए, परंतु इस सरकार के ऊपर पूरा दबाव बना दिया है पूंजीपतियों ने और सरकार जो है उनके दबाव में आकर उन्होंने हमारे 29 श्रम कानूनों को जो है वो स्क्रैप करके और 4 कोड बनाए हैं। इन चारों कोडों में जितने भी वर्कर के प्रोविज़न थे, जो उनके फ़ायदे में थे, वो निकाल कर मालिकों के जितने फ़ायदे हैं वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसलिए ये कहना कि भी ये कोड वर्कर के हित में है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को समझाने की कि आप वर्कर का अगर फैक्ट्री एक्ट को अमेंड करके उसकी जो सीलिंग है, थ्रेशोल्ड जो है वो पावर वाली फैक्ट्री की 10 से 20 कर दी है आपने, नॉन पावर वाली फैक्ट्री की 20 से 40 कर दी है, तो देश की 65% फैक्ट्रियों का मजदूर आपके लेबर लॉ के परव्यू से बाहर हो जाएगा
और फिर आपने मालिक को ये अधिकार दे दिया कि वो रिट्रेंचमेंट करे, क्लोजर करे फैक्ट्री का। पहले 100 के करीब उसका थ्रेशोल्ड था, उसको बढ़ाकर आपने 300 कर दिया है। तो तकरीबन 80% फैक्ट्री जो है वो मालिक के ग्रिप में रहेगी। जब जी चाहेगा उसको बंद करेगा। बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उनको वो बंद कर रहे हैं और उसको स्टेट बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं और मजदूरों को निकालकर सड़क पर फेंक रहे हैं। उनको कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही, क्योंकि ये इसमें प्रोविजन हो गया है। और इसमें जो इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर जो लागू होगा वो 300 से ऊपर वाले कर्मचारी के ऊपर लागू होगा। इट मीन्स मोर देन 85% फैक्ट्री के एम्प्लॉय जो हैं वो लेबर लॉ के प्रिव्यू से बाहर हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कहना कि ये यूनिवर्सल है, देश के सभी 60 करोड़ वर्कर के ऊपर लागू होगा, ये अन्यायपूर्ण है और सरकार को इसको रिव्यू करना पड़ेगा। देश के अंदर अशांति नहीं होनी चाहिए, और अगर औद्योगिक अशांति रहेगी तो देश के अंदर उत्पादन गिर जाएगा। जो सपना है सरकार का, जो उनकी पॉलिसी है कि 2047 में हमारा देश विकसित हो जाएगा, उसमें भी बाधा आ सकती है। तो इसलिए इस अनरेस्ट को सरकार को आगे बढ़ के, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में लिखा है ये कि हम डिसेंट जॉब क्रिएट करेंगे, हर 2 हाथ को काम देंगे, परंतु आज की तारीख में हाईएस्ट बेरोजगारी है और हाईएस्ट महंगाई है। और इस वजह से सरकार पिछले 10 साल से जो गरीब आदमी हैं उनको 5 किलो खाने के लिए अन्न दे रहे हैं ताकि वो मरे ना। तो ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि आप 5 किलो गेहूं देते रहें, वो घरों में बैठ के खाते रहें। और देश का निर्माण कौन करेगा फिर? अगर 80 करोड़ आदमी का देश के निर्माण में योगदान नहीं है तो हम कैसे विकसित होंगे? ये बहुत ही विरोधाभास है आपस में बात को सोचने और उसको लागू करने के ऊपर। तो लिहाजा मालिकों के दबाव में सरकार काम ना करे। सरकार को देश की जनता ने चुना है और जनता के लिए चुना है। वो जनता के जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, संवैधानिक तौर पर 2 हाथ को अच्छा काम देना, उनको अच्छा वेतन देना, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री करना, उनके इलाज के लिए फ्री हॉस्पिटल खोलना और उनके बुढ़ापे का सहारा, उनको अच्छी पेंशन देना, ये संवैधानिक हक हैं। और ये हमारे इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशन है उनके साथ, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के साथ भी रेटिफाई किए हुए हमारे देश ने 57 ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। और अगर ये कोड को लागू होंगे तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यूनियन बनाना वर्कर के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। और उसके बाद सामूहिक सौदेबाजी से जो हम सेटलमेंट करते हैं अपने वेज वगैरह को, वो सामूहिक सौदेबाजी रहेगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट इशू कर दिया है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट के अंदर मालिक और एम्प्लॉय के अंदर समझौता होगा। उसके अंदर ना तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन रहेगी, ना कलेक्टिव बार्गेनिंग रहेगी, ना आवर्स ऑफ वर्क रहेंगे, ना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई इंश्योर करेगा, क्योंकि लेबर मिनिस्ट्री ने अपनी इंस्पेक्शनें बंद कर दी हैं। लेबर इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन लेबर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर दिया गया है। वो गवर्नमेंट ने एक ही एजेंडा रखा है देश के सामने, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भी पूंजीपतियों को सरकार अगर सुविधा देना चाहती है अपने कानून के तहत में, तो वो दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। देश का निर्माण होना चाहिए, पर सिर्फ पूंजी देश का निर्माण नहीं करती है, उसके साथ शर्म भी लगता है। और शर्म का बराबर का हक है उसको अपना शेयर मिलने का। और अगर शर्म के साथ खिलवाड़ करेगा कोई, तो मैं समझता हूँ वो देश के हित में भी नहीं है और वो किसी इंडस्ट्री के हित में भी नहीं है। अनरेस्ट हो जाएगा और उस अनरेस्ट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोई आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं आप यहाँ से? आंदोलन बहुत हो चुके हैं जब से सरकार ने ये कोविड के अंदर ये सोच आई है, क्योंकि पहले वो नॉर्मल समय में होता तो शुरू हो जाता। कोविड के अंदर ये वेज कोड लाया गया 19 में, जब लोग बाग मर रहे थे कोविड से, महामारी से। तो उस वक्त ये पॉलिसियाँ बन रही थी कि भी किस तरीके से वर्कर के ऊपर पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए ऐसे कानून बनाए जाएं और पुराने कानूनों को रद्द किया जाए। जिसमें 8 घंटे की नौकरी है उसको बढ़ा दिया जाएगा और उसको बढ़ाने के ऊपर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। वो कितने घंटे काम लेगा, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। तो एम्प्लॉय 24 घंटे में से साइंटिफिक वे में बड़े संघर्ष के बाद बायलैटरल और ट्रिपाटाइट ये तय हुआ था कि 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी से कोई भी मालिक काम नहीं ले पाएगा, और अगर लेगा तो उसकी स्वेच्छा से लेगा और उसको डबल ओवर टाइम देना पड़ेगा। उसकी भी लिमिट थी कि भी वो 75 घंटे से ज़्यादा 3 महीने में ओवर टाइम नहीं करा सकता है, परंतु इन्होंने ओवर टाइम के एक्ट को चेंज करके उसको 125 घंटे कर दिया है।
और ये भी पावर दे दिया है कि अगर ज़्यादा काम कराना चाहेगा तो चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर से परमिशन लेकर वो 150 घंटे तक 3 घंटे में काम ले सकता है। तो कर्मचारी की सेहत खराब हो जाएगी, उनका जो सामाजिक जिम्मेवारी है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता, उनकी देखभाल करने के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा, तो देश का पूरा सामाजिक ढांचा ही हिल जाएगा। तो ऐसे नियम नहीं बनने चाहिए। अंग्रेजों के टाइम पर थे ये, और उनमें संघर्ष किया हमारे देश के देशवासियों ने, भारतीयों ने, और अंग्रेजों को भी जाना पड़ा, और अंग्रेजों ने भी मजबूरन 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट का गठन किया था। और वो भी चाहते थे कि हड़ताल ना हो जाए, कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया था, तो ये इस तरीके का जो हम गुलाम थे, वो गुलामी वाले कानूनों को दोबारा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हिंदुस्तान, जो दुनिया इसको देख रही है, उसके अंदर इस तरीके का वन साइडेड वर्कर की बात को ना सुनकर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 2015 से बुलाई नहीं जा रही है। क्यों नहीं बुलाई जा और रही ये है? हर साल बुलाई जाती थी, वो हर साल बुलानी चाहिए, ये संवैधानिक तौर पर। लेकिन 2015 के बाद से अब तक, मोदी सरकार के 2015 आने के के बाद बाद सिर्फ एक से बार। अभी तक कोई भी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो मीटिंग है वो हर साल होती है, और उसमें इंडिया का डेलीगेशन जाता है। पे कमीशन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिल नहीं रहे हैं, और जो सरकार संसद सत्र के दौरान जो कुछ जवाब दे रही है उससे कुछ क्लैरिटी और कुछ कंफ्यूजन जो है वो फैल रहा है। जब सरकार ने ये कह दिया कि 50,14,000 सर्विंग एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स के बारे में बातचीत होगी, तो क्या आपको अभी भी लग रहा है कि टीओआर में कोई कंफ्यूजन बना हुआ है? मतलब जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पर विचार नहीं करेगा वेतन आयोग? अभी तक देखिए, पहले तो कन्फ्यूज़न ये भी था कि ये सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं बैठाएगी। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था, परंतु सरकारी कर्मचारियों की ताकत को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो सरकार की नीतियों को लागू करता है ईमानदारी से, तो अगर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, उसके जो जायज़ मांगे हैं उसको इग्नोर करने की बात करेंगे, तो अशांति होगी। अशांति होने से सरकार की जो नीतियाँ सही पब्लिक के लिए बनाई गई हैं वो लागू नहीं होती हैं। तो लिहाजा देर आए सवेर आए, उन्होंने गठन भी किया है, परंतु अभी जो टीओआर बना है, आप सही कह रहे हैं, उसके अंदर 2-3 कन्फ्यूज़न है, जिसको हम चाहते हैं कि सरकार उसको क्लियर कर दे। एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत भारी रोष है और बड़ी मांग भी है सरकारी कर्मचारियों की, उसको इनको डिसाइड करना चाहिए। और जो 2 अभी नई पेंशन लाए हैं, उस पर लोग बाग आस्था नहीं रख रहे, उस पर मेंबर नहीं बन रहे हैं, तो लिहाजा ओल्ड पेंशन पर जाना चाहिए, इसका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहिए। और दूसरा, जो रिपोर्ट आए वो 1 जनवरी से लागू हो, उसके ऊपर अलाउंसेस भी 1 जनवरी से मिलें। उसमें कोई भी सरकार अपने वित्तीय पोजीशन को देखते हुए कोई छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो अननेसेसरी अनरेस्ट हो जाएगा देश के अंदर। और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, 7th पे कमीशन आज तक का सबसे गंदा पे कमीशन था, परंतु उसने भी हमारे सरकारी कर्मचारियों के अलाउंसेस खा लिए थे। तो अगर ऐसी कोई मंशा होगी तो वो ठीक नहीं होगी देश के लिए भी, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ सरकार से कि सरकार इस बात को समझती है और सरकार इन कन्फ्यूज़न को दूर करेगी। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिसने अपनी लाइफ का 40 साल 45 साल देश की नीतियों को लागू करने के लिए देश में काम किया है, 24 घंटे हर मौसम को अपने सिर पे झेला है, उनके रिटायर्ड एम्प्लॉइयों की जो पेंशन है, जो हमारी मांग है 100% होनी चाहिए, लास्ट पेड रन शुड बी दी पेंशन, परंतु अभी 50% पे की पेंशन है, उसमें ईमानदारी से उसको लागू करें और उसमें क्लैरिफिकेशन दें कि जितने भी हमारे 69 लाख 79 लाख जो हमारे 69 लाख जो हमारे सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन भी रिवीजन होगा, उनको डीए भी रिवीजन के बाद उनको डीए भी मिलेगा, और उनकी फैमिली पेंशन भी, जो मर चुके हैं पेंशनर, उनके फैमिली पेंशन में भी कोई कटौती नहीं होगी, उनको भी नए 8 पे कमीशन के जो भी रिपोर्ट होगी वो पेंशनर और फैमिली पेंशनर पर, दोनों पर ईमानदारी से सरकार लागू करने के लिए क्लैरिफिकेशन दे तो बहुत अच्छा होगा। ये कन्फ्यूज़न है जो आपका सवाल है, ये बहुत वाजिब है, और हम सरकारी कर्मचारियों की यूनियन चलाते हैं, मुझे मालूम है कि उनके अंदर ये कन्फ्यूज़न है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे। मेरा एक सवाल जो है वो, जिसका क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया और जो आप लोगों की डिमांड है कि बेसिक पे के साथ डीए को मर्ज कर दिया जाए, तो ये क्या व्यवस्था है और अभी जो स्थिति है उसमें क्या है? आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? ये समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि बेसिक सैलरी अभी भी मिल रही है, सरकार 58% डीए भी दे रही है, तो अब ये मर्जर क्या कहते हैं? क्योंकि वेतन आयोग में जब वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू
लागू होती है तो डीए जो है वो रीसेट होकर ज़ीरो हो जाता है और फिर 6 महीना 1 साल के बाद सरकार की मर्ज़ी के हिसाब से और महँगाई को देखते हुए वो फिर से शुरू होता है ज़ीरो से। तो आपकी जो डिमांड है उसमें क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हमारी डिमांड जो है वो 7वें वेतन आयोग ने माना, क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है, उस इन्फ्लेशन को मीट विद करना हर सरकारी कर्मचारी के बस से बाहर हो जाता है। उन्होंने बच्चों का लालन-पालन करना है, उनका मकान लेके रखना है, उनको एजुकेशन देना है, बीमारी में अपनी फैमिली के मेंबरों का इलाज कराना है। तो ये जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इस वक़्त महँगाई है, वो हर कर्मचारी के हाथ से बाहर की बात है। 70 रुपए क किलो अगर दूध मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में चाय भी किसी को ऑफ़र करना बहुत स मुश्किल हो गया है। तो इस महँगाई से जूझते हुए 10 साल तक वेट करता है कर्मचारी, तो उसमें ये तय हुआ था हमारी माँग के ऊपर कि अगर 50% आपकी बेसिक से ज़्यादा डीए हो जाएगा, तो आपकी डीए में अपनी बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वो आपकी बेसिक हो जाएगी, उसके ऊपर जो डीए बढ़ेगा उसके ऊपर डीए बढ़ेगा। तो अभी 58% डीए है, 50% को क्रॉस कर चुका है। तो ईमानदारी से सरकार को पिछले 7वें पे कमीशन की जो कैबिनेट का अप्रूव्ड डिसीजन है उसको लागू करें और हमारा डीए 50% मर्ज करके ही 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कंसिडर करें देने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 18,000 की जो मिनिमम सैलरी है, उसमें 50% और 9,000 जुड़ के वो बेसिक सैलरी जो है वो 27,000 रुपए हो जाए और प्लस उस पे जो एग्जिस्टिंग बचा हुआ जो डीए 8% है वो ऐड होना शुरू हो जाए। यही मांग है आपकी? फार्मूला ही यही है। ये जो फार्मूला एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द लास्ट कैबिनेट इन 2016, यही सरकार थी, यही पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है। उसको बैक जाना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सरकार के लिए ठीक नहीं है और उसमें बेवजह रोष बनेगा, बेवजह सरकारी कर्मचारियों में रोष बन जाएगा। उस रोष को ट्रेड यूनियन किस हद तक तो कंट्रोल करती है, परंतु अगर अन्याय हो रहा है और ट्रेड यूनियन फिर कहे उनको कि आप बर्दाश्त करो, तो वो ट्रेड यूनियन को कोई लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रेड यूनियन की लीडरशिप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनके ड्यू राइट्स हैं, जो पेपरों के अंदर सरकार ने माने हैं और उस रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने अप्रूव करके लागू किया है, उससे बैक जाना इस सरकार के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये भी समझा जाए ना कि अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा और 18 की सैलरी जो है वो 54,000 हो गई, उस पर सरकार फिर से 58% का डीए लगाए? नहीं, 58% नहीं होगा, 50% तो मर्ज हो जाएगा। हमारी बेसिक जो है 27,000 हो जाएगी, 27,000 के ऊपर 8% डीए मिलेगा, उसके ऊपर 3% फिटमेंट लगाएंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि मेरा अप्रॉक्सीमेटली रीजनेबल 50,000 की बेसिक शुरू होनी चाहिए, लोएस्ट एम्प्लॉय की, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो आप लोगों ने जो सरकार के सामने जो रिप्रेजेंटेशन रखा है, उसमें आप लोगों ने कितने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है? क्योंकि एक देश के राष्ट्रीय मजदूर संगठन का महामंत्री हूँ। मेरी हर सेक्टर में यूनियन हमारे साथ एफिलिएट है। रेलवे में हम नंबर 1 है, पोर्ट एंड डॉक में नंबर 1 है, एयरलाइन में नंबर 1 है, रोडवेज में नंबर 1 है, कोल माइन में नंबर 1 है और भी दूसरे संगठन हैं जो पीएसयूज हैं, बीएचईएल है, सेल है, उसमें सब में हिंद मजदूर सभा की यूनियन है। क्योंकि हिंद मजदूर सभा जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम जो रीजनल डिमांड है जो वर्कर को मिलनी चाहिए उसी की मांग करते हैं। कोई ऐसी मांग नहीं करते कि सरकार भी वित्तीय स्थिति उसकी बिगड़ जाए, परंतु 3% फिटमेंट फार्मूले से नीचे करेंगे तो फिर अशांति हो जाएगी और 3% फिटमेंट फार्मूले से करेंगे तो मेरे ख्याल ये लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग क्योंकि पुराने 5वें और 6ठे से बहुत ही निम्न स्तर पे गया था, 14% इंक्रीज हुआ था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी तो कोशिश रहेगी कि वो 40% तक सैलरी इंक्रीज हो। तो एक जो चर्चा जो पार्लियामेंट में जो फाइनेंस एमओएस फाइनेंस ने जो जानकारी ये दी है, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या 2025-26 का जो बजट 1 फरवरी को पेश होने वाला है, उसमें पे कमीशन के लिए अलग फंड्स के इंतज़ाम किए जाएंगे या अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि जब सिफारिशें आएंगी, जब वेतन आयोग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम फंड्स के बारे में बात करेंगे या फंड अलॉटमेंट करेंगे। तो आपको लग रहा है कि किसी भी सूरत में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये संभावना बनती है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो पाएंगी? हमारे को वित्त मंत्री हर साल प्री बजट कंसल्टेशन में बुलाती है, तो हमने ये मांग उनके सामने मुख्य तौर पर रखी है कि जो 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है और वो लागू भी 1 जनवरी 2026 से होगा, तो इसी बजट में जब आप घोषणा करेंगी
तो उसके लिए स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके उसको लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को आप उसमें ईयरमार्क करेंगी, ऐसा हमने उनके सामने सुझाव रखा और उम्मीद है कि सरकार को हमारी मांग से सहमति जताते हुए सरकारी कर्मचारियों की जायज़ मांग है उसको उनको समझना चाहिए और वो समझ भी रहे हैं मेरे ख्याल से। तो एक अनुमान जो ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आया था कि वेतन आयोग की सिफारिशों का फ़ायदा देने में करीब 3 लाख या साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के लगेंगे। तो आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति में है और देश की इकॉनमी इस स्थिति में है कि साढ़े 3 लाख करोड़ जो है वो पे कमीशन पर खर्च किए जा सकें? देखिए, अगर 16 लाख करोड़ रुपया बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों का राइट ऑफ किया जा सकता है और ये तो देश का सरकारी कर्मचारी है, देश की सारी बनाई हुई नीतियों को लागू करता है, 24 घंटे देश को चलाता है और उसका जायज़ 10 साल के बाद अगर वेज रिवीजन होता है, तो उसके अंदर कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और अनरेस्ट नहीं होना चाहिए। अनरेस्ट होने का नतीजा गलत निकलता है। मेरा मेरा पास्ट बहुत एक्सपीरियंस है। मैं 3rd, 4th और 5th और 6th पे कमीशनों को मैंने देखा है, लड़ा हूँ और उसके लिए संघर्ष भी किया है, उसके लिए कुर्बानी भी की है। उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अल्टीमेटली सरकार को अगर देश चलाना है, तो सरकारी कर्मचारियों के जो ड्यू राइट हैं, उनको उनको मानना ही चाहिए। आपने कई बार अनरेस्ट शब्द का ज़िक्र किया, मतलब अनरेस्ट या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन इतना ही है ना? नहीं, जो औद्योगिक अशांति जो है ना वो काम रोकने तक भी जाती है क्योंकि स्टॉपेज ऑफ वर्क जो है ना वो वर्कर का फंडामेंटल राइट है। अगर वर्कर का मैं नहीं काम करना चाहता, रोष है, उसमें गुस्सा है, तो काम रोक सकता है। तो ऐसी पोजीशन क्यों आए? हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं ना, हम प्रवोक करते हैं कि आप कोई काम बंद करें क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हम भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। विकासशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। तो अगर आप अननेसेसरी कोई स्मूथ वर्किंग चल रही है और जो ड्यू राइट है, अच्छी मांगे हैं उनकी, उनको मानने में कहीं आनाकानी करेंगे और नोइंगली अगर उसमें कोई ऐसा एलिमेंट आकर उसको अनरेस्ट करेगा तो औद्योगिक अशांति जो है वो देश के लिए ठीक नहीं है। एक डिमांड जो आप बता रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की, पर ये बात तो 20 साल पहले करीब दूसरी सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी, उसने ये बात तो ख़त्म कर दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी चीज़ अब रहेगी नहीं। एनपीएस जो है वो 20 साल से चल रहा है और सरकार ने आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस निकाला, जो 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। तो अब क्या शिकायत है? यूपीएस में ऐसा क्या नहीं मिल रहा है जो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम से ही चाहिए? नहीं, देखिए, यूपीएस में कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, वो तो एम्प्लॉई अपना 10% सालाना अपनी नेक कमाई में से महंगाई के बावजूद भी वो कटवाता है अपने भविष्य के लिए, वो अपने बुढ़ापे सहारा के लिए। और उसमें पहले गवर्नमेंट जो है 14% कंट्रीब्यूट करती थी, 24% बन जाता था एनपीएस में। उसको उन्होंने कम करके 10% कर दिया और 10 और 10 20 कर दिया है और 4.5 के अंदर 4.5% और मिला के 8.5% गवर्नमेंट ने अपने पास वो एक नया अकाउंट खोल दिया है जो वर्कर को नहीं मिलेगा। उसके लिए वर्कर में रोष है। इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसमें मांगे मानी है कि वो 50% अश्योर्ड पेंशन हो गई है, फैमिली पेंशन हो गई है, परंतु उसमें 20 से 25 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस किया है इन्होंने, वो भी उसका रोष है लोगों के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। और मिनिमम पेंशन जो है वो गारंटेड होनी चाहिए, ये इन्होंने अभी माना है, परंतु उस मानने में वर्कर जो है बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है, आजकल के ज़माने में वो कैलकुलेशन करता है और उस कैलकुलेशन से उसको लगा कि इसमें हमारे को नुकसान है। एनपीएस में उसका 14% और प्लस 10% अपना 24% उसके पीएफ में जाता था, 60% उसको रिटायरमेंट के बाद टेक होम था, वो इसमें उसका प्रोविज़न नहीं है। तो ये रोष है, कन्फ्यूज़न है। तो सरकार को इस कन्फ्यूज़न को समझाने में हमारे जो जेसीएम के लीडरशिप है वो लगी हुई हैं और मेरे को उम्मीद है कि सरकार उनकी समझाने पर समझ जाएगी और सरकारी कर्मचारियों की जो मेजॉरिटी डिमांड है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी लाइफ का 40 साल सरकार की सेवाओं में गुजारता है और अगर उसका बुढ़ापा जो है वो भी अपने ही पैसे से, तनख्वाह में से इतनी महंगाई को जूझते हुए कटवाए और फिर उसको उसकी सोशल सिक्योरिटी मिले, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ऐसे हमारे देश के अंदर जितने भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो एमएलए हैं, कॉरपोरेटर है, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, वो बिना कंट्रीब्यूशन के पेंशन लेते हैं। तो अगर पेंशन की उनको ज़रूरत है तो वर्कर को क्यों नहीं ज़रूरत है? वो क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? उनकी सैलरी कम तो नहीं है ना, उनकी सैलरियाँ भी बहुत हैं। वो अपनी तनख्वाह में से 10% कटवाएं और बाद में ले लें। अगर उनके लिए सरकार सोच रही है कि देश का जो जनता का सेवक है
वो कंट्रीब्यूट ना करे, महंगाई में ना जूझते हुए अब सरकार उसकी मदद करे, तो सरकार के सरकारी कर्मचारी भी सरकार का हिस्सा हैं, उनके साथ भी सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन यूपीएस में 50% पेंशन की गारंटी तो है ना। ओपीएस में भी तो बेसिक जो आपकी लास्ट सैलरी थी उसका 50% ही पेंशन मिलता था। यूपीएस में भी 50% ऑफ द बेसिक आपको दिया जा रहा है। तो फिर जब सरकार ने ये ऑप्शन दिया कि आपको एनपीएस में नहीं रहना है, आप यूपीएस में स्विच कर जाइए, फिर भी वो जो नंबर है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। और मेरे पास लेटेस्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कम लोग हैं जिन्होंने एनपीएस से यूपीएस की तरफ स्विच किया है। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उसमें सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता था, उसका जो भी पीएफ कटता था वो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर उसको पीएफ मिल जाता था, ग्रेच्युटी मिल जाती थी, लिव इन कैशमेंट मिल जाता था। परंतु अब जो एनपीएस आया था वो भी नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उसमें 10% एम्प्लॉय का, 14% गवर्नमेंट का था। अब यूपीएस को लाए हैं, वो उन्होंने 50% गारंटेड करने के बाद अपना शेयर एम्प्लॉय से 4% निकाल लिया है, तो वो 20% बच गया है। उसके बाद वो कन्फ्यूजन है कर्मचारियों में कि लॉस क्यों उठाएगा कर्मचारी। एनपीएस के अंदर 14 गवर्नमेंट का और 10 एम्प्लॉय का 24% एम्प्लॉय के खाते में जाता था, और रिटायरमेंट के बाद उसको टेक होम जो मिलता था उसके कमाई का सोशल सिक्योरिटी में 60% उसको टेक होम था। वो 60% इसमें यूपीएस में इन्होंने गारंटेड करके उसको अभी घोषणा नहीं की है, और वो इनको करनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और मेरे ख्याल से सेटिस्फेक्शन ओल्ड पेंशन स्कीम में ही सरकारी कर्मचारी अपनी सरकार के लिए काम करता है, उसकी नीतियों को लागू करता है, उनको भी एमपी एमएलए मिनिस्टरों की तरह ही डील करना चाहिए। यूनिफाइड पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है? 10% का एम्प्लॉय का है, और जो 10% गवर्नमेंट का हो गया उसमें। तो मतलब जो फ़र्क है एनपीएस और यूपीएस के बीच में कंट्रीब्यूशन का, वो 4% का है। 4% 4% की का हो लड़ाई है। गया, और जो लोगों को एक ऐसी घोषणा हुई जिससे लोग बाग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसमें 8.5% बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, पर वो 8.5% जो पढ़े लिखे कर्मचारी हैं वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कोई यूनियन वाला गलत भी समझाना चाहेगा तो उस यूनियन वाले को भी वो नीचे दिखाने का काम करेंगे। तो इसलिए जो सच्चाई है वो यही है कि वो 4 और 4.5 जो गवर्नमेंट ने और ऐड किया है, वो 8.5% गवर्नमेंट का एक अलग से अकाउंट रहेगा। उस अकाउंट को रिव्यू भी करते रहेंगे, उसमें से अगर कोई गारंटेड पेंशन कोई ऐसा केस बन जाता है जिसमें 50% से कम बनेगी, हो सकता है मीट विद उस फंड से करने का विचार है उनका। तो फिर इसमें सहमति कहाँ बनेगी? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि 20 साल के बाद सरकार जो है वो ओपीएस वापस लेके आएगी। इवन कांग्रेस पार्टी ने इसका काफ़ी विरोध किया था ओपीएस का, और उन्होंने जब उनकी सरकारें कुछ राज्यों में बनी, उन्होंने ओपीएस को लागू किया, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल हो नहीं पाया। और जो कर्मचारी एनपीएस में थे, जो ओपीएस में वापस आए, वो फंस गए, क्योंकि उनका पैसा जो है वो पीएफआरडीए से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो ये कितना आप प्रैक्टिकल है ऑप्शन 20 साल के बाद ओपीएस में स्विच करने का? नहीं, वो तो देखिए, इनको गवर्नमेंट को इनके पास हर तरीके के विशेषज्ञ हैं, उसका इनको कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो एनपीएस का पैसा है वो पीएफआरडीए ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसकी कर रखी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, उसमें विड्रा करेंगे तो लॉस होता है, परंतु वो कहीं ना कहीं और से मैनेज करके वो स्टेटों का जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 50% ओपीएस देना चाहते हैं, उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए था। वो तो गवर्नमेंट जो चला रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस को मैनेज करना। आपने एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया? नहीं, मैं तो ओल्ड पेंशन का हूँ, मैं ओल्ड पेंशन लेता हूँ, मैं 12 में रिटायर हुआ था। अच्छा। और अभी तक मेजोरिटी यंग ब्लड जो है वो इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं यूपीएस। पर कुछ लोगों को शायद मज़ा भी आ रहा होगा कि मार्केट में एनपीएस का पैसा लग रहा है, उससे एक बड़ा कॉर्पस जो है, हो सकता है कि वो अश्योर नहीं हो कि कितना क्या मिलेगा, लेकिन वो अगर वो मार्केट में पैसे लग रहे हैं तो हो सकता है कि 4 का 14 भी हो जाए। नहीं, देखिए, जो शेयर मार्केट है वो तो किसी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो सारे की सारी विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में है। बाहर बैठकर उसको वो जितना शेयर मार्केट को चलाते हैं, वो वहाँ पर नुकसान होने का भी डर है। अगर वर्कर का पैसा बिना सिक्योरिटी के अगर उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा तो वर्कर का सारी लाइफ का जो बुढ़ापे का सहारा है वो कहीं पर नुकसान हो सकता है। वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करे कि भाई उनको उसका पैसा जो कट रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न समेत ईमानदारी से
सरकारी फैसलों के साथ, एग्रीमेंट के साथ वो कहीं डूबना नहीं चाहिए। आपसे बातचीत करके ये लगा कि जो सरकार का जो अप्रोच है सरकारी कर्मचारियों के प्रति वो बहुत फेवरेबल नहीं है। फिर भी मेरा एक थोड़ा-सा राजनीतिक सवाल है कि ये पार्टी जो है और इस सरकार को इतना ज़बरदस्त समर्थन चुनावों में मिलता है, तो उसमें यकीनन केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों का भी समर्थन होता होगा। तो आपकी नज़र में पॉलिटिकली ये सरकार कैसी है? कितने नंबर देते हैं आप? नहीं देखिए, ये सरकार की नीतियों को चलाने वाला सरकारी कर्मचारी है, उसके हर जायज़ मांग को मानना सरकार के लिए मेरे हिसाब से तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर सरकार अपने कर्मचारी को खुश नहीं रखेगी, कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपने कर्मचारी को खुश नहीं रखेगा, तो जो उसका टारगेट है वो टारगेट कभी मीट विद नहीं हो सकता है। तो अगर सरकार सरकारी कर्मचारियों की जायज़ मांगों को मानेंगे तो फिर उनको तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उसमें कहीं पर कटौती होगी तो फिर उसका रिजेंटमेंट, उसका जो अशांति है, उसका भी सरकार को बोझ उठाना पड़ता है। तो कांग्रेस के सरकार के मुकाबले जो केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की या सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो अप्रोच है, उसमें आपको बेहतर बीजेपी लगती है या कांग्रेस पार्टी का दौर था? देखिए, कोई भी सरकार पावर में रहेगी वो पूंजीपतियों के दबाव में काम करती है, और कितना दबाव पूंजीपतियों का कौन सी सरकार झेलती है, ये सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टियां पावर में होती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और अभी मुझे मालूम है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका बहुत बड़ा दबाव है हमारी सरकार के ऊपर। जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, जो देश के अंदर 1% पॉपुलेशन जो है वो 40% से ज़्यादा देश की वेल्थ के ऊपर कब्जा कर गई है। 10% टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है वो मोर देन 80% वेल्थ पर कब्जा कर गई है। तो ऐसा इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। अभी इस दौरान में 14 के बाद जितनी इनइक्वालिटी बढ़ गई है कि एक कर्मचारी 8,000 रुपये वेतन ले रहा है और एक कर्मचारी जो है वो 5 करोड़ रुपये महीने के कमा रहा है, तो ये इनइक्वालिटी तो देश को अच्छे आगे विकसित बनाने में बहुत बाधा बन जाएगा, क्योंकि चंद आदमियों के हाथ में सारी पावर आ जाएगी और गरीब आदमी गरीब होता चला जाएगा, अमीर आदमी अमीर होता चला जाएगा। तो वो अल्टीमेटली देश का डेवलपमेंट गरीब ही करता है, उसके खून पसीने की कीमत को आंकना चाहिए। नए लेबर कोड को लेकर भी विरोध हो रहा है, जबकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगती हैं कि वो जो लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर सरकार ये इंश्योर करी है कि 7 तारीख तक उनको सैलरी मिल जाए, अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, फिर भी इन सारी चीज़ों के बावजूद विरोध। देखिए, मैं आपको अभी तक के एग्जिस्टिंग रूल के हिसाब से बताता हूँ। आप एक बहुत सम्मानित देश के पत्रकार हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो सहारा टीवी था, उसके जो जर्नलिस्ट टीवी के और पेपर के थे, उनके पिछले 2015 के बाद उसका पीएफ काटा हुआ, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है, वो उसने पीएफ को जमा नहीं कराया, जो 57 करोड़ रुपया बनता है। पत्रकार जो बहुत पढ़ा लिखा समझदार, जो देश के अंदर लोगों की भावना को जांचते हुए उनके पास उनकी हक की बात करता है, उनके 57 करोड़ जो हैं वो खा गए हैं और वो गौतम अडानी उसको खरीद गए हैं। तो हम सरकार से कह रहे हैं कि ऐसा अन्याय किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उसकी अपनी खून और पसीने की कमाई का आपने जो पीएफ काटा है वो बेच के चला गया गौतम अडानी को सारी है, अब वो तो छूट गया उसको। तो उसमें डिसीजन हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी को बेचकर हमारे पत्रकारों का पीएफ जमा कराए वो, परंतु उससे पहले पहले ही वो चला गया। अब आपको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा है। जितने जर्नलिस्ट हैं सहारा के, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमारे को लिखत में देने को डरते हैं कि अगर आपको लिख के दे दिया यूनियन को तो हमारे को नौकरी से निकाल देंगे। तो अगर ऐसा वातावरण जर्नलिस्टों के साथ हो रहा है तो आप क्या समझते हैं कि गली के अंदर जो छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाला वर्कर है, उसकी जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ पर उसको वेतन उसको अच्छा मिल रहा है, उसके साथ अच्छा बर्ताव हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। नीचे ग्राउंड रियलिटी और सोच में बहुत अंतर है। सिद्धू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंच पर आने के लिए। अंत में यही सवाल है कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर? नहीं, आपने बहुत जायज़ और जेन्युइन जो नीचे आम हमारे सरकारी कर्मचारी की शंकाएं हैं और जो देश के जो 60 करोड़ वर्कर की जो शंकाएं हैं उसके ऊपर सवाल किए हैं। और मैंने कोशिश की है कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो सही मायने में आप देश के निर्माणकर्ता की जायज़ मांग है, उसको रखने का, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, जिससे मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे। ये ऐसी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे को मौका दिया अपने देश के प्रतिष्ठित चैनल के ऊपर अपने ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मेरे से जो सवाल किए हैं
ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मंच पर एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।